1967 में पहली बार जो है एक लैंग्वेज को ऐड किया गया। तो आप इस पॉइंट को स्टार बना के नोट कर लीजिए। आपको कभी कभी ऑप्शन में मणिपुर देके कंफ्यूज किया जाएगा, तो आप याद रखेंगे कि मणिपुर जो है 6 शेड्यूल के अंदर में नहीं आता है, ये 6 शेड्यूल के अंदर में नहीं आता है। इन दोनों की ओथ को मेंशन नहीं किया गया है। आप उसी तरीके से रिलेट कर सकते हैं कि डिवीजन ऑफ पावर जो है 7 शेड्यूल में है और सेपरेशन ऑफ पावर आर्टिकल 50 में है। हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है शेड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान में जितने शेड्यूल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे और उनके बारे में डिटेल से बातें करेंगे कि किन शेड्यूल्स में क्या क्या रखा गया है। जैसे कि पहले जब हमारा संविधान का कमेंसमेंट हुआ था 1950 को, जब संविधान हमारा बनके तैयार हुआ था, तो उसमें इनिशियली जो था तो 8 शेड्यूल थे और 22 भाग थे और 395 आर्टिकल्स थे। जैसे कि टाइम बढ़ता गया तो लोगों का जो रिक्वायरमेंट हुआ अलग अलग तरीके से हुआ, संविधान उसी तरीके से संशोधन करना पड़ा। तो ये जो है 8 शेड्यूल पहले था इनिशियली जब कमेंसमेंट के टाइम पे। अब जब आगे चल के जब ये संविधान जैसे कि टाइम बढ़ता गया तो ये शेड्यूल्स जो 8 से बढ़ करके अभी जो है रिसेंट में 12 शेड्यूल हो गए। अभी तो टोटल कितने 12 शेड्यूल हो गए। तो आज हम उन्हीं 12 शेड्यूल्स को डिटेल में से डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला जो शेड्यूल है हमारा वो है फर्स्ट शेड्यूल। इसको फर्स्ट शेड्यूल के नाम से जानते हैं, जो ये डिस्क्राइब करता है कि जो स्टेट है या फिर यूटीज है या फिर कह रहे हैं कि यूनियन और स्टेट्स की जो बाउंड्री है उसको डिफाइन करता है, या फिर टेरिटोरियल जो जुरिस्डिक्शन है उसकी बाउंड्री को डिफाइन करता है फर्स्ट शेड्यूल में। तो फर्स्ट शेड्यूल में जो है यूनियन, स्टेट या फिर यूटीज जितने भी है उनके क्या करता है, बाउंड्री को, उसके पूरे जो इंडिया का जितने टेरिटरी है उसकी जो एरिया है उसको डिफाइन करता है फर्स्ट शेड्यूल में। एंड सेकेंड शेड्यूल जो है, सेकेंड शेड्यूल सबसे पहला बात करता है एमोलुमेंट्स हो गए, अलाउंसेस हो गए और प्रिविलेजेस जो मिला हुआ है एमपीज को, पार्लियामेंटेरियंस को जो मिलते हैं या फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जो प्रिविलेज मिलते हैं, तो उन जो प्रिविलेज है, सैलरी, एमोलुमेंट्स है, उन चीज को सेकंड शेड्यूल्स में बात करते हैं। तो ये चीज याद रखेंगे एग्जाम्पल के तौर में कि जो है किन किन की जो सैलरी है या फिर चीजों को डिफाइन किया जाता है सेकंड शेड्यूल में। तो सेकंड शेड्यूल में सबसे पहला आप याद रखेंगे जो हाईएस्ट पोस्ट है हमारे कंट्री में, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का है, तो उनकी सैलरी को, और गवर्नर है इनकी सैलरी को, तो इन सब की सैलरी को सेकंड शेड्यूल में रखा गया है। तो इसी तरीके से आप याद रखेंगे स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर होता है। जैसा कि हमारे जो है इंडिया में जो लॉ बनाने की बॉडी है, लेजिस्लेटिव बॉडी है, लोकसभा है, राज्यसभा है, पार्लियामेंट में, मतलब सेंट्रल में लोकसभा और राज्यसभा है। तो यहाँ के जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं, तो लोकसभा में कौन प्रिसाइड करते हैं, जो लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं, और राज्यसभा में कौन करते हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं, वो चेयरमैन के तौर पे काम करते हैं राज्यसभा में। तो उनकी, या फिर जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है, इन सारे जगह में जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होती है उनकी जो सैलरी वगैरह जो डिफाइन होती है वो सेकंड शेड्यूल से ही होती है। तो आप ये याद रखेंगे कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर, स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, कहाँ के, लोकसभा, राज्यसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर काउंसिल, जितने भी जगह हैं ये जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, तो उनकी सैलरी कहां पे डिफाइन हो रही है, सेकंड शेड्यूल में। इसके अलावा जो सीएजी है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, उनकी सैलरी, जो जज, कौन से जज, जो हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट में जो अपेक्स जो कोर्ट है हमारे इंडिया में, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, तो उनके जजेस की जो सैलरी है वो भी सेकंड शेड्यूल में ही डिफाइन होती है। तो फर्स्ट शेड्यूल हो गया जो एरिया टेरिटरी को दिखाता है इंडिया की, जो इंडिया के कहां तक एक्सटेंड करता है, जो फर्स्ट शेड्यूल में उसको डिफाइन किया है। एंड सेकंड शेड्यूल को डिफाइन किया गया है कि जो सैलरी या फिर एमोलुमेंट, उन चीजों को डिफाइन किया गया है, उनके जो है प्रिविलेज मिले हैं, जो अलाउंसेस मिले हैं, पेंशन वगैरह, तो उन सबको डिफाइन किया सेकंड शेड्यूल में। एंड थर्ड शेड्यूल में जो बात करेंगे, जो है सबसे पहले जो है कोई भी आदमी, आप कहीं भी जॉब करते हो तो सबसे पहले कि सैलरी पूछते हो कि सैलरी कितना मिलेगा, देन आप वहां का जो है रेगुलेशन सिस्टम के अनुसार ढलने की कोशिश करते हो। तो उसी तरीके से आप याद रखेंगे पहले सैलरी की बात कर रहा है सेकंड शेड्यूल, एंड थर्ड शेड्यूल में कह रहा है कि आप उसको ओथ दिला रहे हो। ओथ एंड एफर्मेशन की जो बात करता है वो थर्ड शेड्यूल में करता है। जो इंडिया में जितनी भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट में हो, जितने भी जो वर्कर्स है, लोग हैं, जो ओथ लेंगे तो वो लेंगे थर्ड शेड्यूल के अंदर में, उसको प्रिस्क्राइब किया गया है, तो थर्ड शेड्यूल के अंदर में ही ओथ लेंगे। लेकिन एक चीज आपको याद रखने की जरूरत है, जो थर्ड शेड्यूल में ये मेंशन नहीं किया गया है, जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है या फिर वाइस प्रेसिडेंट है, इन दोनों की ओथ को मेंशन नहीं किया गया है। तो आप इस पॉइंट को स्टार बना के नोट कर लीजिए। तो एग्जाम्पल में याद रखिए कि थर्ड शेड्यूल में मिनिस्टर, जितने भी मिनिस्टर होंगे, सेंट्रल में हो या फिर स्टेट में हो, तो जैसे कि एमपी हो, एमएलए हो, एमएलसी हो, ये सब जो चुन के जाएंगे, जो उनको ओथ दिलाया जाता है, या फिर ये जब इलेक्शन लड़ने जाएंगे तभी ओथ दिलाया जाता है,
या फिर सीएजी हो या फिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस हो, उनको जो ओथ दिलाया जाएगा, ये सारे ओथ कहाँ पे मेंशन है? थर्ड शेड्यूल में मेंशन है। नाउ अब हम मूव करते हैं फोर्थ शेड्यूल पे। तो फोर्थ शेड्यूल में आप ये याद रखेंगे, जो राज्यसभा जो हमारी है, राज्यसभा, तो राज्यसभा के बारे में मेंशन किया गया है कि राज्यसभा में जो सीट का जो एलोकेशन होगा वो कैसे होगा, राज्यसभा में सीट का एलोकेशन। तो राज्यसभा बेसिकली क्या है? स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। तो स्टेट का रिप्रेजेंटेशन प्लस जो यूटीज है, यूटीज क्या डायरेक्टली कंट्रोल किसके अंदर है? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में यूटीज का कंट्रोल है। तो उस यूटीज में भी सीट का एलोकेशन होगा या फिर स्टेट में होगा, वो फोर्थ शेड्यूल में डिफाइन किया गया है कि किस प्रोपोर्शन में वो डिफाइन होने वाला। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमने बताया लोकसभा राज्यसभा, तो इनके भी साथ हम एक आर्टिकल्स देख लेते हैं कि जो कौन से आर्टिकल्स जो है लोकसभा से रिलेटेड है या फिर राज्यसभा से है या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली से है या फिर काउंसिल से है। तो जो आर्टिकल जो है 81, तो वो लोकसभा के डिफाइन करता है। आर्टिकल 81 जो है लोकसभा के जो कॉम्पोजिशन है लोकसभा के, आर्टिकल 81 में डिफाइन किया गया है। और आर्टिकल जो 80 है वो राज्यसभा को डिफाइन किया गया है। तो ये राज्यसभा आया इसलिए मैंने उसको रिपीट कर दिया कि जो है राज्यसभा को आर्टिकल 80 में डिफाइन किया गया है। एंड जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, आर्टिकल 170 में लेजिस्लेटिव असेंबली को डिफाइन किया गया है एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल को डिफाइन किया गया है आर्टिकल 171। आपको पता होगा कि लेजिस्लेटिव जो काउंसिल है हर एक स्टेट में नहीं है, सिर्फ इंडिया में 6 स्टेट में है। तो आप कमेंट में इन 6 स्टेट का नाम बता देंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फिफ्थ शेड्यूल की बात करते हैं। तो फिफ्थ शेड्यूल जो है उसमें बात करते हैं, फिफ्थ शेड्यूल में जो एडमिनिस्ट्रेशन एंड जो कंट्रोल है किस चीज का? शेड्यूल एरिया का। शेड्यूल एरिया में आपको पता है कि 2 तरीके से शेड्यूल एरिया है, एक है शेड्यूल कास्ट एंड है शेड्यूल ट्राइब वाले एरिया। तो उनका जो है एडमिनिस्ट्रेशन और जो कंट्रोल होगा वो होगा फिफ्थ शेड्यूल के अकॉर्डिंग जो मेंशन किया गया होगा, जिस तरीके से जो मेंशन होगा तो वो वहां पे मेंशन किया गया है। फिफ्थ शेड्यूल में जो मेंशन किया गया है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब की जो एडमिनिस्ट्रेशन है किस तरीके से वहां का, क्योंकि वो हम लोगों से बहुत ज्यादा अलग होते हैं, तो उन लोगों का इसलिए संविधान में थोड़ा अलग प्रोविजन है, कुछ स्पेशल चीजें दिया गया है, ग्रांटेड किया गया, तो वो फिफ्थ शेड्यूल के अनुसार वो वर्क करेगा। एंड सिक्स शेड्यूल में जो बात किया गया है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया, जो इन एरिया से भी ज्यादा थोड़ा अलग भिन्न है वो, तो उनको अलग से डिफाइन किया गया है सिक्स शेड्यूल में। तो वहां पे 4 स्टेट हैं, याद रखेंगे। मैं इसको शॉर्ट ट्रिक से याद रखता हूं, AMTM, जिसे आप याद रख सकते हैं। A फॉर असम, M फॉर मेघालय, T फॉर त्रिपुरा एंड M फॉर मिजोरम। जो असम में मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम है, ये 4 स्टेट है। आपको कभी कभी ऑप्शन में मणिपुर देके कंफ्यूज किया जाएगा, तो आप याद रखेंगे कि मणिपुर जो है 6 शेड्यूल के अंदर में नहीं आता है, ये 6 शेड्यूल के अंदर में नहीं आता है। तो कितने 4 स्टेट आते हैं 6 शेड्यूल में, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, तो ये 4 स्टेट आते हैं, तो ये याद रखेंगे। और जो 7th शेड्यूल है, तो आपको पता है कि जो सेंटर है हमारे देश में, एक है स्टेट है, तो दोनों को अलग अलग एक एरिया दिया गया बाउंड्री में, तो वो अपने हिसाब से एक रूल करते हैं, उस हिसाब से लॉ बनाते हैं और लेजिस्लेट करते हैं। तो उसी तरीके से जो 7th शेड्यूल है, तो उसने जो है क्लियरली एक लिस्ट डिफाइन कर दिया है कि इस लिस्ट में जो है सेंटर वर्क करेगा, इस लिस्ट में स्टेट कानून बनाएगा। तो उसी तरीके से यहाँ पे जो 7th लिस्ट में जो है 7th शेड्यूल में, तो उसमें लिस्ट डिफाइन किया गया है, डिवीजन ऑफ पावर के बारे में बताया गया है। तो वहां 3 लिस्ट है 7th शेड्यूल में, तो लिस्ट 1, लिस्ट 2 एंड लिस्ट 3। जो लिस्ट 1 है उसको बोलते हैं सेंट्रल लिस्ट बोलते हैं या फिर यूनियन लिस्ट बोलते हैं, ठीक है। और जो लिस्ट 2 है उसको बोलते हैं स्टेट लिस्ट, और लिस्ट 3 है उसको बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। तो कॉन्करेंट लिस्ट, ये 3 लिस्ट होते हैं। तो इसमें डिफाइन किया गया था जब हमारे जो संविधान जो पहले से जो कमेंसमेंट हुआ था जब, तो उस टाइम जो इनिशियल टाइम में था, तो ये मैंने रेड में लिख दिया है इनिशियल वाले को। तो इनिशियली जो था सेंट्रल लिस्ट में 97 सब्जेक्ट्स थे, और जो स्टेट में थे 66 थे, और जो लिस्ट 3 में थे यानी कॉन्करेंट लिस्ट में थे 47 थे। लेकिन जो धीरे धीरे जो सेंटर को लगा कि नहीं ये सारे लिस्ट भी हमारे में होने चाहिए, तो अलग अलग तरीके से अमेंडमेंट करके उसने जो है सेंटर ने जो है जो स्टेट वाले लिस्ट थे अपनी अलग अलग लिस्ट में एक या तो कॉन्करेंट में करा लिया या फिर उसने सेंट्रल में लिस्ट में करा लिया। तो आप देखेंगे 97 से बढ़कर के 100 हो गया, 66 ये 61 हो गया, तो मतलब घट गया है टोटल, और ये 47 से 52 हो गया। मतलब जो है अभी जो हमारे जो रिसेंट में है, जो सेंट्रल लिस्ट में 100 सब्जेक्ट हैं, और जो है 61 सब्जेक्ट इसमें है स्टेट लिस्ट में है, एंड जो है 52 सब्जेक्ट्स हैं हमारे कॉन्करेंट लिस्ट में। तो ये देखने को मिलेगा कि जो है जो स्टेट लिस्ट में है वो सब्जेक्ट्स घटे हैं, कॉन्करेंट लिस्ट में बढ़े हैं,
और जो है सेंट्रल लिस्ट में भी सब्जेक्ट्स बढ़े हैं। तो लिस्ट का चर्चा किसमें हुआ, 7th शेड्यूल में। तो आप ये बताएंगे कि जो लिस्ट जो बेसिकली क्या कर रहा है, डिवीजन ऑफ पावर कर रहा है। तो डिवीजन ऑफ पावर जो हमारे संविधान में है, कौन से आर्टिकल में मेंशन है, तो एक डीपीएसपी में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 50, जो क्लियरली ये डिफाइन करता है जो सेपरेशन ऑफ पावर होगा। तो वो सेपरेशन ऑफ पावर को जो है आर्टिकल 50 सेपरेशन ऑफ पावर को डिफाइन करता है। तो आप उसी तरीके से रिलेट कर सकते हैं कि डिवीजन ऑफ पावर जो है 7th शेड्यूल में है और सेपरेशन ऑफ पावर आर्टिकल 50 में है। तो नाउ जो हम मूव करते हैं अब आर्टिकल 8 में। तो दोस्तों आर्टिकल 8 में बेसिकली जो है लैंग्वेजेस को डिफाइन किया गया है। जो संविधान में जितने लैंग्वेज मेंशन है तो उनको डिफाइन किया गया है 8th शेड्यूल में। तो 8th शेड्यूल में इनिशियली जो है 14 लैंग्वेज थे। कितने लैंग्वेज थे, 14 लैंग्वेज थे। अब आपको अभी पता होगा कि अभी की जो है रिसेंट में अभी 22 जो है लैंग्वेज है। तो ये जो है अलग अलग तरीके से ये क्या हुए, इवोल्व हुए हैं। तो कभी जो है अलग अलग तरीके से संविधान का संशोधन हुआ, फिर वो लैंग्वेज को ऐड करने लगे। तो अभी जो है 22 लैंग्वेज है। तो 1967 में पहली बार जो है एक लैंग्वेज को ऐड किया गया, वो 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। तो फर्स्ट लैंग्वेज जो ऐड किया गया सिंधी था। सिंधी फर्स्ट लैंग्वेज था 1967 में 21st अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया। देन उसके बाद जो है 3 लैंग्वेज एक साथ ऐड किया गया, जो था 71st अमेंडमेंट एक्ट से, वो 1992 में। तो इसको आप शॉर्ट फॉर्म में याद रखेंगे, नमक के तौर पे याद रखेंगे, नमक। तो N फॉर नेपाली, नो फॉर, M फॉर मणिपुरी एंड K फॉर कोंकणी। तो नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी जो है ये 3 लैंग्वेज को ऐड किया गया 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। एंड जो है 4 लैंग्वेज ऐड किया गया 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 में ऐड किया गया, बोडो, डोंगरी, संथाली, मैथिली। तो ये 4 लैंग्वेज को ऐड किया गया। तो आपको अगर चीजें याद नहीं होगा ना तो ये 21 और 71 कितना हो जाता है, आप जोड़ो उसको 92 हो जाएगा। तो इन दोनों का जो सम आ जाएगा तो आप ये देख लेंगे सम। तो 92 ये 21 में वो एक और इधर 71 में 3। तो इधर कितने लैंग्वेज हो गए टोटल, जिसमें दोनों का सम 4 हो गए, इधर भी 4, जो 21 और 71 हो गए 92। तो ये 2003 में जो है 4 लैंग्वेज ऐड किए गए। तो आप इनको अच्छे से चार्ट बना के लिख लेंगे, आपको बहुत जरूरी है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है आपकी एग्जामिनेशन में। तो नाउ अब आगे बढ़ते हैं कि 9th शेड्यूल के में 9th शेड्यूल जो है ये हमारे संविधान में मेंशन नहीं था जब इनिशियली जो संविधान का कमेंसमेंट हुआ था। तो ये इनिशियली जो है आपको बताया कि 8th शेड्यूल था, फिर 9 को इंट्रोड्यूस किया गया, फिर 10th, फिर 11th, फिर 12। तो 9th शेड्यूल को इंट्रोड्यूस किया गया 1951 में, जो है एग्रेरियन रिफॉर्म से रिलेटेड है। जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक यही था जो 9th शेड्यूल को इंट्रोड्यूस किया गया था। और जो है 10th शेड्यूल जो है वो एंटी डिफेक्शन लॉ को डिफाइन करता है 10th शेड्यूल में। और ये 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985 में ये डिफाइन हुआ, ये लॉ लाया गया और जिसके अंडर 10th शेड्यूल को इंट्रोड्यूस किया गया। दोस्तों ये जो है 9th शेड्यूल में हमने एग्रेरियन रिफॉर्म की बात किया, तो इसमें एक बहुत बड़ा लैंडमार्क केस जजमेंट आया था केशवानंद भारती केस का। केशवानंद भारती केस जो 24 अप्रैल 1973 में वो अपना जजमेंट देते हैं। तो वो बताते हैं कि जो है 24 अप्रैल 1973 से पहले जितने भी जो एग्रेरियन रिफॉर्म हुए थे तो उसमें जो है ये जो है रिव्यूएबल नहीं होगा। बेसिकली ये जो 9th शेड्यूल लेके लाया गया था तो एग्रेरियन लॉ को जो है प्रोटेक्ट करने के लिए, जो है लोगों के लिए हित में अगर कोई भी लॉ अगर बनाया जाएगा तो उसको अगर डीपीएसपी के तौर पे बनाया जाएगा, अगर फंडामेंटल राइट को अगर हार्म करेगा तो वो जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत नहीं आएगा। तो उसी चीज में है। तो ये यहाँ पे ये बताया गया कि जो है एग्रेरियन रिफॉर्म को जुडिशियल रिव्यू हो सकता है जो 24 अप्रैल 1973 के बाद जो भी होगा अब तक, या फिर इसके बाद जब भी जो भी लॉ आ जाएगा इसमें डाला गया होगा, उसमें अगर दिक्कत आएगी तो उसको जुडिशियल रिव्यू होगा। लेकिन जो 24 अप्रैल 1973 से पहले जो भी लॉ बन गए हैं इसमें डाला गया है 9th शेड्यूल में, तो उसकी जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। तो 10th शेड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉ, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो 11th शेड्यूल में पीआरआई पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के बारे में बात करता है। जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 को इंट्रोड्यूस हुआ और उसमें जो है पंचायती राज में कितने सब्जेक्ट्स है टोटल जो इसमें सब्जेक्ट्स पूछ लिया गया है, पीएससी के एग्जाम में पूछा जाता है। तो टोटल जो है पंचायती राज में 29 सब्जेक्ट्स हैं। और जो है इसके आर्टिकल्स अगर पूछा जाएगा आपसे तो ये आर्टिकल्स है आर्टिकल 243 से 243O तक का आर्टिकल है पंचायती राज में। और ये जो पंचायती राज है पार्ट 9 में पंचायती राज डिफाइन है। और जो 12th शेड्यूल है हमारा वो है म्युनिसिपैलिटीज के लिए
तो म्यूनसिपालिटीज को रखा गया 12th शेड्यूल में, या फिर आप कह सकते हैं कि अर्बन लोकल जो बॉडीज है उसको 12th शेड्यूल में रखा गया। ये दोनों जो अमेंडमेंट है साथ में हुआ था 73rd अमेंडमेंट एक्ट एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 में। तो दोनों की बात किया गया था कि जो सेल्फ गवर्नमेंट है या फिर अर्बन लोकल बॉडी और जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है जो है ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी को जो है प्रमोट करता है, तो ये इन सबको इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ये है जो है अर्बन लोकल बॉडी या फिर म्यूनिसिपैलिटी, वो पार्ट 9A में इंट्रोड्यूस है ये। और इसका जो आर्टिकल है 243P, देखो आप 243 से लेकर के 243O तक का किसमें है, पंचायती राज में है, 9th शेड्यूल में है। और 10th शेड्यूल में ये 11th शेड्यूल में है और ये 12th शेड्यूल में है। तो O के बाद P आएगा, तो 243P से लेकर के 243ZG तक का ये आर्टिकल है किसमें, ये है म्युनिसिपैलिटी में। और इसमें टोटल जो है 18 सब्जेक्ट्स हैं, 18 मैटर्स रखे गए हैं। और ये 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 जो है इसमें इंट्रोड्यूस किया सब कॉन्स्टिट्यूशन में। तो हमने ये देखा कि शेड्यूल्स जो थे इनिशियली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 8 थे, फिर बाद में 12 हो गए। पहला जो है स्टेट और उसकी टेरिटरी के बारे में बात करता है। दूसरा जो है जो एम्यूलमेंट्स, सैलरी, प्रिविलेज, उन सब के बारे में बात करता है। और जो तीसरा जो था हमारा ओथ है, परमिशन के बारे में बात करता है। जो है इसमें याद रखेंगे कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या फिर वाइस प्रेसिडेंट, इनकी जो ओथ जो है डिफाइंड नहीं है 3rd शेड्यूल में। एंड जो 4th शेड्यूल में है जो है राज्यसभा की सीटों के एलोकेशन के बारे में बात करता है। और 5th शेड्यूल में जो है आपका एडमिनिस्ट्रेशन जो है कंट्रोल जो है किसका, शेड्यूल एरियाज का, जैसे कि SC/ST का जी बात करता है, 5th शेड्यूल में बात करता है। जो 6th शेड्यूल है जिसमें आपको याद रखेंगे AM, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, तो इनको मणिपुर उसमें नहीं है, याद रखेंगे। और जो है 7th शेड्यूल जो है इसमें डिवीजन ऑफ पावर के बारे में बात करता है, जो इसमें 3 लिस्ट है, आपको बताया था काफी अच्छे से। और जो है इन तीनों में लिस्ट में से जो कोई भी अगर नहीं है, जैसे कि बिटकॉइन वगैरह हमारे जो अभी सुनने में आते हैं, काफी चीजें हैं जो उस समय मेंशन नहीं था या फिर उसमें जानकारी नहीं था। तो जो रेसिडुअरी जो पावर है तो वो सब जो लिस्ट आएंगे तो वो आएंगे सेंट्रल लिस्ट में आएंगे। ये रेसिडुअरी पावर किसमें आएंगे, सेंट्रल में। तो इसका आर्टिकल याद रखेंगे कि रेसिडुअरी पावर आता है आर्टिकल 248। तो 248 जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो आर्टिकल है, तो वो डिफाइन करता है रेसिडुअरी पावर, जो भी रेसिडुअरी पावर बचा रहेगा वो सेंट्रल के पास जाएगा। तो ये 7th शेड्यूल हो गया। 8th शेड्यूल लैंग्वेज के बारे में बात करता है, इनिशियली 14 लैंग्वेज था, फिर 22 हो गया। और जो है 9th शेड्यूल जो है एग्रेरियन रिफॉर्म है, ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 है। 10th शेड्यूल है एंटी डिफेक्शन लॉ, और इसके जो ईयर है जिससे इवॉल्व हुआ बहुत इंपॉर्टेंट है। और 11th है PRI के बारे में, और जो 12th है म्युनिसिपैलिटीज के बारे में। तो दोस्तों हमने बहुत अच्छे से डिटेल में बात किया शेड्यूल्स के बारे में। और नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसे ही पॉलिटी या फिर जो डिफरेंट जो सब्जेक्ट्स है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, तो ऐसे जो बेसिक्स टॉपिक्स हैं उनको काफी अच्छे से डिटेल से बात करेंगे। पसंद आ रहा हो तो दोस्तों को शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।